नमस्कार। मीन राशि वाले जातकों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और इस बात के लिए हम चर्चा कर रहे हैं कि अगले कुछ समय में, कुछ मिनटों में मीन राशि पर होने वाले इस होली के ग्रहण का 14 मार्च 2025 को जो लिखा हुआ है, क्या प्रभाव होगा और कौन कौन से ग्रहों का समीकरण होगा, मीन राशि को क्या एहतियात बरतना चाहिए तथा मीन राशि की क्या पोजीशन उस दिन होगी। एक चीज ध्यान देने की बात है, ये चंद्रमा इस प्रतीकात्मक रूप से रखा गया है कि ये मीन राशि है, लेकिन 14 मार्च को चंद्रमा यहाँ होंगे आपके, और सूर्य यहाँ पर 14 मार्च को शाम के 6:50 आएंगे। लेकिन उससे ठीक लगभग 6 घंटा पहले, 5-6 घंटा पहले ये चंद्रमा इस कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर आकर सूर्य का स्वागत करने के लिए खड़ा होगा। सीधे सीधे 180 डिग्री एक दूसरे को देखेंगे। चंद्रमा और केतु एक साथ होते हैं तो ग्रहण योग बनता है। सूर्य और राहु होते हैं, सूर्य केतु चंद्रमा राहु, ये भी ग्रहण योग बनाते हैं। जब जब सृष्टि में ग्रहण होता है तो जिस जिस राशि पर ग्रहण होता है उसको ज्यादा एहतियात और सावधानी बरतनी चाहिए। सीधे सीधे ये जो ग्रहण है ये कन्या राशि पर तो है, लेकिन मीन राशि के बिना ये ग्रहण नहीं हो सकता। मीन राशि पर उस दिन ग्रहण सूर्य और राहु के कारण माना जाएगा, या कन्या राशि से सप्तम भाव जो है वो मीन राशि है। ये जीवन साथी से जुड़ी हुई समस्याएं या आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंता का कारण बनता है, क्योंकि सूर्य का राहु के साथ अच्छा तालमेल नहीं होता है। इस सृष्टि के राजा सूर्य और चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा मन है और सूर्य आत्मा है। इस संसार को आलोकित और प्रकाशित करने वाले ये दोनों देवता हैं। इन देवताओं को जब कष्ट होता है तो इस संसार के जितने भी प्राणी हैं वो सब अपने अपने उस हिसाब से कष्ट पाते हैं जहां जहां उनके ग्रह स्थापित रहते हैं कुंडली के अनुसार। मैं यहाँ इस बात की चर्चा करूंगा कि मीन राशि पर उस दिन नीच भंग राजयोग के साथ साथ ये लक्ष्मी नारायण योग भी बना हुआ है। लेकिन ये सूर्य और शनि की जो जोड़ी है आपके 12th हाउस में आपकी समस्याओं को कम नहीं होने दे रही है। ये नकारात्मक सोच, नकारात्मक प्रभाव देने वाला ग्रह है। चोरी, नुकसान, ऑनलाइन फ्रॉड, व्यर्थ का गुस्सा, नेत्र पीड़ा और आंख फड़कना, ये वायु है। और ये सूर्य एक्शन कराता है, आंखों का फड़कना जारी है। और किसके लिए? खास तौर से मेष के लिए भी, मकर के लिए भी और मीन के लिए भी। अलग विषय हो गया आंख फड़कने वाला। फिलहाल मीन की बात कर रहे हैं हम। इनके पराक्रम भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो आपके भाग्य को निरंतर चमकाते हैं, पल्लवित, पुष्पित, शोभित, आनंदित, प्रसन्नचित, गर्वित, हर्षित करते हैं आपको। और इस बृहस्पति की दृष्टि मीन राशि के सप्तम भाव पर होगी। ये आपको सकारात्मक परिणाम देगी, नुकसान से बचाएगी। ऐसा समझिए जैसे कि आपने खीर बनाई तो उसमें जो ड्राई फ्रूट डाल करके उसको सजाते हैं, खीर को केसर और ड्राई फ्रूट से गार्निश करते हैं, ऐसे ही बृहस्पति आपके सप्तम भाव को अमृत तत्व रूपी दृष्टि से अलंकृत करके आपके दाम्पत्य जीवन को संवारने का और संभालने का मौका देगा। लेकिन यह चंद्र केतु का जो योग है ये इस बात का प्रतीकात्मक रूप बना हुआ है कि मीन राशि के जातकों के लिए जिनकी कुंडली में चंद्र केतु, चंद्र राहु, सूर्य केतु, सूर्य राहु, इनका जो बना हुआ है ये इनकी मैरिज लाइफ से संबंधित या इनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला चल रहा है।
मैंने इनका वर्णन किया आपसे, बृहस्पति का भी भाग्य स्थान। अब हम सीधे सीधे आते हैं मंगल पर। मंगल की चर्चा किए बिना मीन राशि की कोई भी प्रेडिक्शन व्यर्थ है, क्योंकि अब आप देखिए इस संसार में धन, कुटुंब और वाणी, धन के बिना जिंदगी नहीं चलती। और भाग्य जो है, भाग्य का स्वामी केंद्र में आ चुका है, और केंद्र में भी शत्रु राशि में। ये आपकी माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, जमीन जायदाद के झगड़े, रगड़े झगड़े और बहुत सारे लफड़े। ये लफड़ा शब्द उसको बोलते हैं जिसका कोई आशंका ना हो और अचानक उत्पन्न हो जाए, वो है व्यर्थ। व्यर्थ की समस्या, आकस्मिक समस्या, अनएक्सपेक्टेड। और ये आपको बिना बात सुख में बाधा पहुंचाता है शत्रु राशि में, इसलिए। और इसका सीधा सीधा दृष्टि 180 अंश पर यहाँ है। आपके पराक्रम भाव को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि दसम भाव में बृहस्पति मंगल की दृष्टि आपके पराक्रम, हिम्मत, शौर्य को बढ़ाती है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, दशमें अंगार को यस्य, या तो मंगल यहाँ बैठे या दृष्टि डाले, स जाता कुलदीप कह। आपको बहुत बड़ी पर्सनालिटी के रूप में घोषित करता है अपने आप को। अब इसकी मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर है। आपके जीवन साथी को पेट का रोग, बीमारी, इन्फेक्शन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस्ट्रोएंटराइटिस के साथ साथ कई सारे रोगों का नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट्स, ये समझिए जब इस प्रकार का मंगल होता है दृष्टि डाल करके, और चंद्रमा यहाँ होगा, ग्रहण योग बनाता है, और कुंडली में वैसा ही है आपकी या जीवन साथी की, तो कन्फर्म समझिए विचारों का जो ट्रैफिक है, थॉट्स का जो ट्रैफिक है ब्रेन में आता है, तो वो तेजी से दिमाग चलता है। तो इसी को बोलते हैं अवसाद, डिप्रेशन, ज्यादा सोचना, अशांत मन। तो इसमें मेडिटेशन करना अच्छा रहता है, तथा हनुमान जी की उपासना। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसके अलावा मेडिटेशन और गणेश जी की उपासना करने से ये सब आपको क्या करना, मेडिटेशन जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, खास तौर से साढ़े साथी में, उसको 1 महीना मेडिटेशन और प्राणायाम, योगाभ्यास करना चाहिए। ढोंग करना है 1 महीना। 1 महीना ढोंग करते करते आपको ढंग आ जाएगा। शुरू के 1 महीना नाटक करना है मेडिटेशन करने का, उसके बाद आपको आदत पड़ जाती है। तो क्योंकि ये सुझाव मैंने इसलिए दिया कि मीन राशि पर इस समय साढ़े साथी का जो एक्सट्रीम बैड पीरियड जो चल रहा है, उसको संभालने के लिए आपकी भी खुद के प्रयास जारी है। एक शब्द आता प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है? पिछले जन्म में जो कर्म आपने किए उनके जो प्रतिफल है, वो तो इस जन्म में आपको मिलने हैं। लेकिन आप कर्म और प्रारब्ध दोनों मिलकर के भाग्य नहीं बनता, बल्कि उसका नाम ही प्रारब्ध हो जाता है। आपके प्रारब्ध में जो अच्छे अच्छे काम होंगे, उसमें आपका श्रेय, आपके कर्म, आपके परिश्रम, आपकी हिम्मत, आपकी आपका जो किया हुआ पुरुषार्थ है, उसी का नाम है भाग्य और प्रारब्ध का मिश्रित स्वरूप। इस वीडियो में और मैं बताऊंगा आपको पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। देखिए ये नक्षत्र तीनों, इनकी कौन कौन सी दशा चल रही होंगी, युवावस्था से शुरू कर लेते हैं। जो जवान लड़के हैं उनकी कुंडली में शनि की महादशा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की, जब वो होश संभालते हैं वहां से शनि की दशा शुरू होती है। शनि के बाद बुध, केतु और शुक्र, और सूर्य, चंद्र, मंगल। ये क्या है, ये आपकी किस्मत को बदलते हैं, लेकिन केतु कष्ट देता है, बाकी सब दशाएं अच्छा ही परिणाम देती है। ढैया और साढ़े साथी का साइड इफेक्ट अलग होता है। अब आइए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की जो यंग एज है उनकी शुरू करते हैं हम। किस बात से?
शनि की महादशा, फिर आती है बुध। अब ये समझिए बुध की दशा इनके लिए अच्छी परिणाम देती है। केतु कष्टकारक, बुध जो है एजुकेशन देता है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, अच्छी ट्रेनिंग। उस दौरान जो आदमी पढ़ लेता है वो ही पढ़ा हुआ उसको जीवन में काम आता है। केतु कष्टकारक होता है, शुक्र की महादशा में जीवन में बहुत सुखी रहते हैं ये लोग। प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, तरक्की, डायमंड, सोना चांदी, अच्छे वस्त्र, आभूषण, परफ्यूम, अच्छा खाना, सब कुछ देता है शुक्र। उसके बाद सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, ये इनके लिए वरदान बन जाते हैं भविष्य में। अब आइए रेवती नक्षत्र की, ये गंडमूल नक्षत्र है। आपने गंडमूल शांति कराई है तो भविष्य में आपके मार्ग में कई बाधाएं नहीं आएंगी। इस रेवती नक्षत्र वालों की बाल्यावस्था में बुध की दशा रहती है, उसके बाद 7 साल केतु। फिर अब जो यंग जनरेशन है, यंगस्टर्स, यहां से शुरू करते हैं। आपकी रेवती नक्षत्र की शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र आपकी कुंडली में किस स्थान का स्वामी, उसके अनुसार वह फल और परिणाम देगा। लेकिन मैं ये जो महादशाओं के फल हैं वो केवल और केवल मीन राशि को आधार मानकर कर रहा हूं। शुक्र की दशा अच्छी, चंद्र, सूर्य और चंद्र दशा, सूर्य की दशा में रोग होते हैं, नेत्र पीड़ा भी होती है, पिता को कष्ट भी होता है। लेकिन चंद्रमा की महादशा आपकी संतान, आपके ज्ञान, आपका कला कौशल, आपकी प्रतिभा चारों तरफ से आपको प्रसिद्ध कर देता है। नेम एंड फेम शब्द है एक अंग्रेजी में, वो दोनों देता है। क्योंकि मंगल आपके भाग्य को बहुत ऊंचा उठाता है तथा जमीन जायदाद अच्छी अच्छी खरीदते हैं, प्लॉट, फ्लैट तथा अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदने का सौभाग्य मिलता है। उसके बाद फिर कई सारी जितनी भी दशाएं हैं, मंगल राहु सब अच्छे परिणाम देती हैं। ये मीन राशि का एक छोटा सा एनालिसिस मैंने बताया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।